सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 6 औद्योगिक क्षेत्र को पढ़ने वाले हैं। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान औद्योगिक विकास को गहरा धक्का लगा। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नियोजकों ने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता को समझा। किसी भी देश का औद्योगिक विकास उसके आर्थिक विकास का मापक होता है, क्योंकि इस पर कृषि क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का विकास निर्भर करता है। औद्योगिक क्षेत्र का विकास, जहां एक और नए रोजगार एवं आय सृजन के द्वारा अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन करता है, वही दूसरी ओर देश के तीव्र तथा आत्मनिर्भर आर्थिक विकास की नींव तैयार करने में मदद करता है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा किया, जिससे न केवल जीवन अपितु आजीविका भी प्रभावित हुई। भारतीय उद्योग ने व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा का अनुभव किया, जिससे इसके प्रदर्शन में मंदी आई और देश के धीरे धीरे अनलॉक होने के साथ साथ सहायक नीतिगत पहलों, जिसमें विशेष रूप से क्रेडिट तक आसान पहुंच के माध्यम से आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करना, एमएसएमई को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, रियल एस्टेट क्षेत्र को राहत, 14 चैंपियन क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन तथा अन्य प्रत्यक्ष कर उपाय शामिल है। जिनमें ये उपाय शामिल है, उनसे औद्योगिक विकास की रिकवरी शुरू हुई। पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड टीकाकरण के साथ साथ उपभोक्ता मांग में सुधार और व्यावसायिक विश्वास का औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस अवधि में डिजिटल अवसंरचना, दूरसंचार में संरचनात्मक सुधारों तथा एयर इंडिया में बड़े विनिवेश को भी बढ़ावा मिला है। उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख स्थान रखता है। यह औसतन वित्त वर्ष 12 और वित्त वर्ष 21 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 31% था और इसने 12.1 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया। भारत के सकल मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% है। उद्योग क्षेत्र में वित्त वर्ष 22 में 10.3% की मजबूत वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 23 में 4.1% की मामूली वृद्धि देखी गई। वित्त वर्ष 23 की छमाही में औद्योगिक क्षेत्र के समग्र सकल मूल्यवर्धन में 3.7% की वृद्धि हुई, जो पिछले दशक की पहली छमाही में प्राप्त 2.8% की वृद्धि से अधिक है। उत्पादन या निर्माण क्षेत्र का जीवीवीए, जो औद्योगिक जीवीए में 50% से अधिक का योगदान देता है, समग्र जीवीए की तुलना में और भी अधिक दर से बढ़ा है। घरेलू खपत, निर्यात और आयात प्रतिस्थापन के अलावा निवेश की मांग में वृद्धि औद्योगिक विकास के लिए एक और शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में उभरी। नेक्स्ट है औद्योगिक विकास का महत्व। उद्योग आर्थिक समृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का विकास आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। उद्योग रोजगार के नए नए अवसरों का सृजन करने में सहायक होते हैं। उद्योग अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन करके
सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करते हैं। कृषि क्रियाओं तथा कृषि उत्पादों की अपेक्षा औद्योगिक क्षेत्र में मूल्यवर्धन अधिक होता है। उद्योग विकास प्रक्रिया में ज्ञातात्मकता प्रदान करते हैं। औद्योगिकरण ने उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया है। उद्योग आधारित संरचना विकास को सुविधाजनक बनाते हैं। औद्योगिक विकास एवं आधारिक संरचना का विकास आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उद्योग कृषि के यंत्रीकरण साधन जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर उपलब्ध कराते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। कृषि के यंत्रीकरण के कारण कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। औद्योगिक क्षेत्र कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर मूल्यवर्धन करता है। यह कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देता है। औद्योगिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र के विकास के लिए एक आधार निर्मित करता है। यह व्यापार, यातायात एवं संचार, बैंकिंग, बीमा एवं अनेक सुविधाओं के विकास में महत्व रखता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया में राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के पीछे क्या तर्क थे? औद्योगिक विकास के लिए अत्यधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता थी। निजी क्षेत्र अर्थात उद्यमियों के पास पूंजी का अभाव था। बाजार के सीमित आकार के कारण निजी उद्यमियों में निवेश प्रेरणा का अभाव था। नियोजन की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि को प्राप्त करना, जिसे केवल सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था। औद्योगिक क्षेत्र नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक उत्पाद निर्मित करता है एवं लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। औद्योगिक क्षेत्र निर्यात के लिए उत्पाद उपलब्ध कराकर निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। औद्योगिक नीतियाँ देश में औद्योगिक विकास की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। औद्योगिक नीति औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करती है एवं औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा प्रदान करती है। औद्योगिक नीति 1948 भारत की पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा जारी की गई। इस उद्योग नीति में औद्योगिक विकास के लिए सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों की भूमिका पर बल दिया गया। इस नीति में उद्योगों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। प्रथम श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए हैं, जिन पर सरकार का एकाधिकार सुनिश्चित किया गया। इस श्रेणी में ये 3 उद्योग थे: अस्त्र शस्त्र व युद्ध सामग्री और परमाणु ऊर्जा एवं रेल परिवहन। द्वितीय श्रेणी में 6 उद्योग रखे गए हैं, जिसकी स्थापना का उत्तरदायित्व सरकार द्वारा निश्चित किया गया, परंतु पुरानी इकाइयों को निजी क्षेत्र में ही बने रहने दिया। और इन उद्योगों में शामिल थे कोयला, लौह इस्पात, वायुयान निर्माण, जलयान निर्माण, खनिज तेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ तथा वायरलेस के यंत्रों व उपकरणों का निर्माण। इस नीति के तहत यह तय किया गया कि इनमें निजी औद्योगिक इकाइयां कार्य करती रहेगी, परंतु 10 वर्षों बाद उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा एवं यदि आवश्यक हुआ तो इनका राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। तीसरी श्रेणी में 18 उद्योगों को रखा गया, जो निजी क्षेत्र द्वारा सरकारी नियंत्रण से चलाए जाने थे, जैसे मशीन टूल्स, चीनी, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र और रसायन आदि। चतुर्थ श्रेणी में शेष सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए रखा गया, परंतु उद्योग विशेष की प्रगति असंतोषजनक होने पर सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार था। औद्योगिक नीति 1956 में उद्योगों का 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। अनुसूची
ए में 17 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिसकी स्थापना एवं विकास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में की जानी थी। इन उद्योगों पर केंद्र सरकार का संपूर्ण एकाधिकार एवं नियंत्रण था। इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के नाम से भी जाना जाता है। अनुसूची बी में 12 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिसकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में की जानी थी। इन उद्योगों के भावी विकास की दिशा में राज्य द्वारा प्रयास किया जाता, परंतु निजी उद्यमकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से अलग राज्य के साथ सहयोग करते हुए नई इकाइयों की स्थापना के अवसर प्रदान किए जाने थे। अनुसूची सी में अनुसूची ए और बी के उद्योगों के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया। निजी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक बना दिया गया। 1956 की औद्योगिक नीति में तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों के महत्व को स्वीकार किया गया। इस उद्योग नीति में औद्योगिक विकास का नेतृत्व सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया गया और इस नीति में अनुसूची बी के सभी उद्योगों तथा अनुसूची सी के अनेक उद्योगों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस प्रावधान में अर्थव्यवस्था में लाइसेंस, कोटा, परमिट राज्य की स्थापना की और देश के अंदर बढ़ती क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए यह नीति अर्थव्यवस्था के अत्यंत पिछड़े तथा अविकसित क्षेत्रों में नई सरकारी कंपनियों को स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध थी। कुछ प्रमुख उद्योग एवं उनकी स्थापना में सहयोगी देश। इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश। भिलाई संयंत्र छत्तीसगढ़ में, ये सहयोगी देश कौन है? रूस है। राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में, जर्मनी है। और बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड में, इसमें भी रूस है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिमी बंगाल में जो है, इसमें यूके है। औद्योगिक नीति 1969। इस औद्योगिक नीति में एकाधिकार तथा प्रतिबंधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनियों की व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रक्रियाओं का नियमन करना तथा आर्थिक सुधार के एकाधिकार एवं केंद्रीयकरण को रोकना था। व्यापार की निषिद्ध तथा प्रतिबंधक प्रक्रियाओं को समन्वित करने के लिए सरकार ने MRTP आयोग की स्थापना की। प्रारंभ में 20 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति वाली कंपनियों को किसी विस्तार के लिए भारत सरकार की अनुमति आवश्यक थी। इसे ही MRTP सीमा कहा गया। 1980 में MRTP सीमा को बढ़ाकर 50 करोड़ तथा 1985 में 100 करोड़ कर दिया गया। वर्ष 1991 में इस सीमा को समाप्त कर दिया गया। औद्योगिक नीति 1973। इसमें मूलभूत उद्योग की विचारधारा को अपनाया गया। मूलभूत उद्योग वे होते हैं जो अन्य उद्योगों के विकास के लिए मूल रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद आदि। कुछ उद्योगों को आरक्षित सूची में रखा गया जहां केवल लघु एवं मध्यम उद्योग ही स्थापित किए जाते थे। इस उद्योग नीति में संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा विकसित हुई। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों में केंद्र, राज्य तथा निजी क्षेत्र सभी की सहभागिता सुनिश्चित की गई। विदेशी मुद्रा के विनियमन के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को पारित किया गया। औद्योगिक नीति 1977। इसमें ग्रामीण उद्योगों व लघु, कुटीर एवं मध्यम उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। विकेंद्रीकृत उद्योगीकरण के द्वारा आम लोगों को उद्योगीकरण की प्रक्रिया से जोड़ने का प्रयास किया गया। लघु व
कुटीर उद्योगों का विस्तार वृहद पैमाने पर करने के लिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना की गई। इस नीति में उत्पादन के लिए संप्रदान प्रौद्योगिकी पर बल दिया गया। इस नीति के द्वारा अनावश्यक क्षेत्रों में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। औद्योगिक नीति 1980। इस नीति में तकनीकी हस्तांतरण में विदेशी निवेश को फिर से अनुमति प्रदान की गई। MRTP सीमा में संशोधन कर इसे बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस औद्योगिक नीति में घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया। औद्योगिक नीति 1986 के द्वारा विदेशी निवेश को अधिक सरल बना दिया गया तथा अनेक औद्योगिक क्षेत्रों को निवेश के लिए खोल दिया गया और इस नीति में औद्योगिक लाइसेंस की प्रक्रिया को अधिक सरल कर दिया गया। MRTP सीमा को संशोधित किया गया तथा इसे बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया गया ताकि बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके। 1950 से 1990 के दौरान औद्योगिक विकास की रणनीति की प्रमुख विशेषताएं। 1950 से 1990 के दौरान औद्योगिकरण की प्रक्रिया में सार्वजनिक क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका, निजी क्षेत्र को लाइसेंस, परमिट, कोटा, राज्य के अंतर्गत द्वितीयक अर्थात सहायक की भूमिका निभानी थी। औद्योगिकरण की प्रक्रिया को आयात प्रतिस्थापन के अनुसार आगे बढ़ाना था। घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षित करना था और अर्थव्यवस्था में आधारिक संरचना के आधार को सशक्त करने की दृष्टि से बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास करना था। रोजगार तथा आय समानता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास किया जाना था। नेक्स्ट, औद्योगिक नीति 1991। वर्ष 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत सरकार ने कई आर्थिक सुधार कार्यक्रम आरंभ किए, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है। 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव द्वारा घोषित की गई इस नई औद्योगिक नीति ने देश में वृहद आर्थिक सुधारों की एक प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसमें 3 विस्तृत घटक है। नई आर्थिक नीति, उदारीकरण की नीति, उद्योग और व्यापार के लिए लाइसेंस के स्थान पर उदारीकरण की नीति, निजीकरण, उद्योगपतियों के लिए कोटा प्रणालियों के स्थान पर निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण, आयात तथा निर्यात के लिए परमिट के स्थान पर वैश्वीकरण की नीति। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति। अर्थव्यवस्था को विभिन्न प्रकार के नियामकों तथा नियंत्रणों के संबंध में उदार होना। यह मुख्यतः उद्योगों तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने या कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट, निजीकरण मूलतः एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण सरकार से हटकर निजी क्षेत्र को होता है। अर्थात निजीकरण से अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से स्वामित्व या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना। नेक्स्ट है वैश्वीकरण देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ व्यापार, पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के प्रवाह के माध्यम से जोड़ना है। अर्थात इसका व्यापक अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोलना। नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत जितने भी क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए उनमें
सबसे अधिक परिवर्तन औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए, क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से औद्योगिक नीति से जुड़े हुए थे। औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं। औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति। उन उद्योगों की संख्या घटाकर मात्र 18 कर दी गई जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। वर्तमान में मात्र 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान, बारूद, औद्योगिक विस्फोट तथा प्रस्फोटक, फ्यूज, खतरनाक रसायन, तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद, मादक पेय, अल्कोहलिक ड्रिंक। उद्योगों को अनारक्षित करना। 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा केंद्र सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया। वर्तमान में मात्र 2 उद्योग ऐसे हैं जो संपूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है। नाभिकीय अनुसंधान तथा संबंध गतिविधियाँ और रेल सेवा। MRTP सीमा का समापन। इसका समापन 100 करोड़ में किया गया ताकि उद्योगों का विलय, अधिग्रहण तथा अधिनिकरण संभव हो सके। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। इस उद्योग नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 51% तक विदेशी पूंजी की स्वीकृति दी गई। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में की गई एवं पोर्टफोलियो निवेश की शुरुआत 1994 में हुई। चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता का अंत। इस नीति के द्वारा उद्योगों की चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता के समापन के कारण अब निजी कंपनियां अनेक वस्तुओं तथा मॉडलों का उत्पादन एक साथ कर सकती थी। उद्योगों की अवस्थिति। उन उद्योगों के अलावा जिनमें अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये उद्योग 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित किए जा रहे हो, इसके साथ ही उन उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है जो प्रदूषण नहीं फैलाते। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अन्य परिवर्तन। इस नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की गई। निजी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि के लिए एवं आधुनिकीकरण के लिए विदेशी तकनीक के प्रवेश की स्वतंत्रता दी गई। नेक्स्ट है बड़े पैमाने के उद्योगों अर्थात बाहरी उद्योगों का महत्व। बड़े पैमाने के उद्योग अर्थव्यवस्था में आधारिक ढांचे के आधार का सृजन करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग छोटे पैमाने के उद्योगों की समृद्धि को प्रेरित करते हैं। जैसे कार उद्योग के कारण छोटे उद्योगों की वृद्धि होती है जो कारों के लिए छोटे अंश बनाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग उन्नत तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं जो कुशलता एवं उत्पादकता को बढ़ावा देते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने की बचतों का सृजन करते हैं। नेक्स्ट है छोटे पैमाने के उद्योगों का महत्व। ये रोजगार का अधिक सृजन करते हैं क्योंकि इनमें श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाती है। ये संतुलित समृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। ये समता को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि ये आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को न्यूनतम कर देते हैं।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी और वर्ष 2000 में औद्योगिक विकास विभाग के साथ इसका विलय करके इसका पुनर्गठन किया गया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का कार्य भारत में औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करना तथा उद्योगों के संतुलित विकास को सरल बनाना है। औद्योगिक क्षेत्र के विनियमन और प्रशासन की भूमिका से बढ़कर आज यह विभाग विदेशी निवेश तथा तकनीकी प्रभाव और औद्योगिक विकास के लिए प्रयास भी करता है। गौरतलब है कि जनवरी 2019 में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया गया। यह विभाग आंतरिक व्यापार को प्रोत्साहित करने, व्यापार सुगमता को बढ़ाने तथा ई-कॉमर्स व स्टार्टअप से संबंधित क्रियाविधियों के निर्धारण का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के कार्य। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भारत में औद्योगिक क्षेत्र के लिए औद्योगिक नीति बनाता है एवं उसे कार्यान्वित करता है। वित्तीय अवसंरचनागत तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराकर यह विभाग औद्योगिक वृद्धि को गति प्रदान करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी निवेश नीति बनाना तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और अनिवासी भारतीय निवेशों को आसान बनाकर बढ़ावा देना भी इनका कार्य है। यह पेटेंट, व्यापार चिन्ह, औद्योगिक डिजाइन तथा मॉल वस्तु के भौगोलिक संकेत के क्षेत्र में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित नीतियां भी बनाता है। यह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने में इस्तेमाल करने के लिए थोक मूल्य सूचकांक तथा मासिक औद्योगिक उत्पादन आंकड़ों का संकलन करता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा औद्योगिक प्रदर्शन एवं विकास के मापन हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करने एवं औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित नीति निर्माण के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन करते हुए 2004-05 के स्थान पर 2011-12 कर दिया है। IIP विनिर्माण क्षेत्र को 77.6%, खनन क्षेत्र को 14.4% और बिजली को 8.0% भारांक प्रदान करता है। नए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP श्रृंखला 2011-12 में परिवर्तन। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए वस्तुओं के समूह का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया गया है। नई श्रृंखला में IIP के 3 घटक अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली शामिल हैं। 407 मदों के नए समूह में पुराने समूह की 259 मदें शामिल हैं। क्षेत्रीय स्तर पर नई श्रृंखलाओं के लिए भारांश आधार वर्ष 2011-12 के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी KGVA आंकड़ों का प्रयोग करके परिकलित किए गए हैं। ये कुछ आंकड़े हैं। संशोधित IIP समूह में कुल 109 मद समूहों के आंकड़े मात्रा की बजाय मूल्य के अनुसार एकत्रित किए गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आंकड़ों में उछाल से बचा जा सके, क्योंकि इनमें से बहुत से उत्पादों की उपयोगिता अवधि 1 महीने से ज़्यादा है। ऐसी मदों को कार्य प्रगति पर के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
इन मंद समूहों के लिए संग्रहित किए गए मूल्य आंकड़े उत्पादक मूल्य सूचकांक के अभाव में थोक मूल्य सूचकांक 2011-12 का उपयोग करके अपस्पायित किए गए हैं। उपयोग आधारित वर्गीकरण ने आधारभूत वस्तुओं के स्थान पर प्राथमिक वस्तुओं को महत्व दिया है। अवसंरचना निर्माण वस्तुएं नामक नया समूह बनाया गया है। पुराने उपयोग आधारित वर्गीकरण की तुलना में नए उपयोग आधारित वर्गीकरण के वारांश यहाँ दर्शाए गए हैं। ये कुछ वस्तुओं की सारणी है। नेक्स्ट है कोर इंडस्ट्रीज। 8 प्रमुख अवसंरचना सहयोगी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत को शामिल किया जाता है। 8 महत्वपूर्ण उद्योगों के सूचकांक का आधार वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के नए आधार वर्ष के अनुसार अप्रैल 2017 से वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संशोधित 8 महत्वपूर्ण उद्योगों का संयुक्त भारांश 40.3% है। इस संशोधित भारांश में सबसे अधिक भारांश रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है, जबकि सबसे कम भारांश उर्वरक उद्योग को दिया गया है। इससे पूर्ववर्ती व्यवस्था में जब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 था, तब इन 8 प्रमुख उद्योगों का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कुल भारांश लगभग 38% था। इन 8 प्रमुख उद्योगों में सबसे अधिक भारांश विद्युत उद्योग एवं सबसे कम किसका था? उर्वरक उद्योग का था। सबसे अधिक विद्युत का और सबसे कम उर्वरक का। ये सारणी है, ये आप पढ़ लेना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एवं संचालित उद्यमों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या PSUs कहा जाता है। केंद्र इसे PSUs इसको क्या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाता है। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के आधिपत्य वाले सार्वजनिक उपक्रम में सरकारी पूंजी की हिस्सेदारी 51% या इससे अधिक होती है। औद्योगिक नीति 1956 ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय स्थान प्रदान किया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सामरिक और गैर रणनीतिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामरिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं रक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा, वित्तीय सेवा और इसके अलावा अन्य सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को गैर रणनीतिक माना जाता है। महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के उद्योग। लोक उपक्रम विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के दर्जे से नवाजा जाता है। महारत्न योजना का उद्देश्य बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को अपने कारोबार का विस्तार करने तथा विश्व में बड़ी कंपनी के रूप में उभरने में समर्थ बनाना है। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए कंपनियों को दिशा निर्देश। उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो, वह भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो, पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना कारोबार 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो।
पिछले 3 वर्षों के दौरान उसकी औसत सालाना शुद्ध संपत्ति 1500 करोड़ से ज़्यादा हो। कर अदायगी के बाद पिछले 3 वर्षों के दौरान उसका औसत सालाना शुद्ध लाभ 5000 करोड़ से ज़्यादा हो। वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति हो। मारुति कंपनियां बिना सरकार की मंजूरी के अपनी परियोजना के कुल मूल्य के 15% तक निवेश करने के लिए मुक्त होगी, परंतु यह निवेश 5000 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मारुति का दर्जा प्राप्त है।